हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट। ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हमने ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश की है ताकि जो है हम ओवरऑल सिलेबस कवर कर पाए। हम यूनिट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग विद द यूनिट फर्स्ट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, उद्यमी से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब हमें एंटरप्रेन्योर के बारे में बताना है तो बहुत ही सिंपल है। हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, दैट इज़ ही इज़ द ओनर ऑफ द फर्म या बिजनेस। बट हम अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे या हम एक प्रॉपर लैंग्वेज उसकी लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है एक तरीके का लीडर है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है, दैट मीन्स आइडेंटिफाई करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। अब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। दैट मीन्स कि नए प्रोडक्ट को लाना, ओके, या फिर नया मार्केट क्रिएट करना या रिसोर्सेज को अरेंज करना, उसको प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करना। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर की और क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, दैट मीन्स कि वो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, अगर ही हैज़ अ गुड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देन जो है उसका फर्म जो है वो ग्रो करेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर। अब हमारे उसमें ही एक चीज़ और पूछी गई है, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स हमें बताना है। अगेन जैसे कि हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसके अलावा भी आपके पास वर्ड्स आ सकते हैं जिसमें सेम आंसर जाएगा। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर्स हो गए, असेंशियल एलिमेंट्स हो गए या क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इस तरीके से अगर आपसे कुछ भी पूछते हैं तो हम सेम उसमें वही चीज़ें लिखेंगे। तो एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी हो सकती है, डेफिनेटली ही इज़ बियरिंग द रिस्क, तो सबसे पहले वही आ जाएगा, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। ओके, और उसको रिवॉर्ड फॉर्म में क्या मिलता है, प्रॉफिट। और रिवॉर्ड जो है किसके कारण मिलता है, जो वो अनसर्टनिटी फेस करता है। तो 3 पॉइंट्स तो हमारे पास यही हो गए कि रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड एज अ प्रॉफिट जो उसने अनसर्टनिटी बियर की है या रिस्क बियर की, तो वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है उसमें। और थर्ड जो है अनसर्टनिटी। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर की बात करें तो और उसकी क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो उसमें इनोवेशन की एक क्वालिटी होती है कि वो नई चीज़ों को ढूंढता है या नए तरीके से कोशिश करता है चीज़ों को करने की। दैट मीन्स नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगा मार्केट में, या कोई प्रोडक्ट के लिए ही नया मार्केट बना देगा, कोई नई टेक्नोलॉजी ले आएगा। तो इस तरीके से जो है इनोवेशंस की क्वालिटी भी होती है एंटरप्रेन्योर में। ओके, अब हम आगे बढ़ें। हमारा सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योर, डिस्कस इट्स मेन फंक्शन। हमसे सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और उसके फंक्शंस क्या है। इसको हिंदी में भी हम रीड कर लेते हैं, उद्यमी से क्या आशय है, इसके प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। दैट मीन्स एक एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है। तो डेफिनेटली जो हमने फीचर्स पढ़े हैं कुछ उसमें से भी आ जाएंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है। एंटरप्रेन्योर रिस्क बियर करता है, ऑब्वियस सी बात है ना, रिस्क बियर करता है। दैट मीन्स बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ को फेस करता है और आगे बढ़ता है। उसके बिहाफ पे उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड मिलता है। ओके, इसके अलावा हम देखें तो एंटरप्रेन्योर जो है मैनेजमेंट का काम भी करता है। मैनेजमेंट कौन से मैनेजमेंट का काम करता है, जैसे कि हम लिखें मैनेजरियल फंक्शन करता है या मैनेजमेंट फंक्शन। दैट मीन्स पूरा फर्म की प्लानिंग करना, ओके, रिसोर्सेज को अरेंज करना और फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, आपका रॉ मटेरियल हो सकता है या फिर लेबर इंटेंसिव रिसोर्सेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो सकते हैं, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, तो उसका मैनेजमेंट करना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना एंटरप्रेन्योर का काम होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि वो जो कैपिटल अरेंज करेगा तो उसके सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या रहेंगे, कैसे वो फंड्स को रेज करेगा, वेदर इट विल बी डेट रहेंगी कि इक्विटी रहेंगी कि दोनों का मिक्सचर रहेगा। तो ये कुछ फंक्शंस है
जो कि एंटरप्रेन्योर के हैं। इसके अलावा इसमें हम इनोवेशन भी पुटअप कर सकते हैं कि ये भी एक मेन फंक्शन रहता है एंटरप्रेन्योर का। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। इसके अलावा आप सोचो तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकता है, वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है कि कैपिटल का जो फॉर्मेशन होगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि फाइनेंस का अरेंजमेंट कैसे करना है और उसका जो अरेंजमेंट हुआ है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये भी एंटरप्रेन्योर का काम होता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उद्यमिता के बारे में विद्वानों के विचारों को संक्षेप में समझाइए। दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसमें अलग अलग ऑथर्स हैं या अदर हम ऐसा भी बोल सकते हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे। ओके, जैसे कंप्यूटर हैं, वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक इनोवेशन थ्योरी है, मतलब वो इनोवेशन को मानते हैं। अब इनोवेशन में उन्होंने पर्टिकुलरली 5 चीज़ें डाली हैं कि नए प्रोडक्ट को लाना, नए मार्केट को लाना, या फिर नई टेक्नोलॉजी लाना, या न्यू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल करना, और 5th जो है उन्होंने कहा कि वापस से और रीऑर्गेनाइज करना आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे ही नाइट प्रोफेसर हैं, वो बिलीव करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्योर प्रॉफिट बेस्ड है, और प्योर प्रॉफिट का मतलब दैट है कि वो इकोनॉमिकल सेंस में उसको मानते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर जो है अनसर्टेनिटी फेस करता है उसके बिहाफ पे जो है उसे जो मिलता है उसे हम प्योर प्रॉफिट कहेंगे। ऐसे ही एक वेबर है इकोनॉमिस्ट, वो बिलीव करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जो है रिलीजियस बिलीफ्स पे जाता है। अगर हम रिलीजियस बिलीफ्स को मानते हैं देन इट कैन डेवलप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ऐसे ही हेगेंस हैं और भी अलग अलग ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने मॉडल्स थ्योरीज जो हैं वो बताई हैं। ओके, तो कुछ हमने यहाँ पे देखी और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैप्चर होता है यहाँ पे। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ इंडियन सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप। हमें सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बताना है एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय सामाजिक आर्थिक परिवेश का उद्यमिता विकास पर प्रभाव बताइए। दैट मीन एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो सोशो और इकोनॉमिक 2 चीज़ें हैं। अगर हम सोशो की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू द कास्ट, क्रीड, रिलीजियस। दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट उन पे डिपेंड है। जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उस पर। अगर फैमिली बैकग्राउंड हमने देखा है कि अगर ज़मींदारी की बात करें दैट मीन्स कि उनका टर्म्स जो है ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल सेंस में ज़्यादा होगा, तो वो एक ग्रेटर एक्सटेंट पे पहुंच पाएंगे इन द एंटरप्रेन्योरशिप। एजुकेशनल वैल्यू मायने करती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। इफ़ वी हैव अ गुड एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल गुड सेंस, हमें उस चीज़ की समझ है, तो हम एक एंटरप्रेन्योर को एक अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं। ये हो गई हमारी सोशली रिलेटेड बातें, है ना, दैट इज़ इम्पैक्टिंग अवर सोसाइटी। अब इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाती है हमारी डिफरेंट पॉलिसी। जैसे कि हम बात करें हमारी फिस्कल पॉलिसी हो गई, ओके, या मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई। इनका क्या इनको हम किस तरीके से डील करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में। जैसे कि फिस्कल पॉलिसी बात करें तो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन पॉलिसी लगाई है, पब्लिक डेट पॉलिसी लगाई है, उनके बारे में विचार विमर्श करना। मॉनेटरी पॉलिसी का किस तरीके से हमारे फर्म में या बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ऐसी पॉलिसी जो कि आरबीआई के जो हैं डिफरेंट रेट्स होते हैं ताकि लोन रेट्स को कम या ज़्यादा करें, ताकि कंडीशन जो है मार्केट की एक बैलेंस बन सके, ना कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो। आपने सुना होगा फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में CRR रेट होता है बैंक का, SLR रेट होता है, रेपो रेट, बैंक रेट। तो बैंक जो है आरबीआई जो है इनको बढ़ाती घटाती है ताकि एक फेवरेबल कंडीशन हो सके, और सेम वही चीज़ जो है हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालती है। तो इस तरीके से ये इफेक्ट होते हैं सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
तो यूनिट फर्स्ट से हमने ऑलमोस्ट जो है 4 क्वेश्चंस देखे हैं, जिसका छोटा सा क्लू मैंने दे दिया है कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आइडिया दे दिया है आपको कि एक आंसर हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके यस, अब हम डिस्कस करें यूनिट सेकेंड के क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन ऑफ वेंचर। ओके, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन की क्या स्टेजेस होती हैं वो हमें बताना है। दैट मीन्स हिंदी में उसको अगर देखें, उपक्रम प्रवर्तन से क्या आशय है, प्रवर्तन के चरणों को समझाइए। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोशन ऑफ वेंचर, तो इसका मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसे हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ वेंचर। अब इसमें 3 प्रोसेस होते हैं या 3 स्टेजेस होते हैं। हम अगर बात करें तो सबसे पहला होता है दैट इज़ प्रमोशन, यानी ऐसे फंक्शन, ऐसी एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले की जाती हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, इसके बाद ये हो गया। देन इनकॉर्पोरेशन के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आप सर्टिफिकेट भी रिसीव करेंगे, और उसके बाद जो है आपका बिज़नेस को जो है आप क्या कर सकते हो, कमेंस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अब हम यदि बात करें हमारे प्रमोशन के फंक्शन की कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं प्रमोशन में, तो सबसे पहले यदि हम ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि हमें बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस जो है किस टाइप में हमें सर्विस रेंडर करनी है टू अवर कस्टमर्स, यानी हम कौन से आर्टिकल्स में डील करेंगे। ओके, अगर वो हो गया तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस बिज़नेस को चलाने के लिए। तो उसमें हम क्या चीज़ देखेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशंस चल रही हैं, हमारे पास कंपटीशन कितना रहेगा, और फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। डेफिनेटली तो हम इस तरीके से बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को जो है कंसेप्ट कर पाएंगे। ओके, अब ये कर लिया, जब हमने ये डिसाइड कर लिया किस में डील करना है, तो अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। जैसे कि क्या हमारा जो नेचर है बिज़नेस का, तो वहाँ पे सिंगल या सोल ट्रेडरशिप मायने रहेगी कि पार्टनरशिप, कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस जो है हमारे लिए बेटर रहेगा। ओके, उसी प्रकार से आप और क्या चीज़ें सोच सकते हो, सिलेक्शन ऑफ अ साइट, आपकी साइट का सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करेगा कि आप बिज़नेस कैसा चुन रहे हैं। ओके, देन प्लांट लेआउट, आप प्लांट लेआउट दैट मीन्स कि आपका कितनी क्वांटिटी बनेगी आपके प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से आप प्लांट लेआउट कर सकते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, यस, आप वेरियस अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं मैनेजर्स का एंड एम्प्लॉयज़ का, या फिर हम बोलें कि कैपिटल का अरेंजमेंट कैसे होगा, दैट मीन्स कैपिटल रिसोर्सेस हम कैसे अरेंज करेंगे। अब कैपिटल रिसोर्सेस में भी 2 तरीके के कैपिटल आ जाएंगे आपके। फिक्स्ड कैपिटल आपके पास कितनी है, वर्किंग कितनी है, या कितनी आपको रिक्वायर्ड रहेगी उसकी प्लानिंग और उसका मैनेजमेंट। ओके, या फाइनेंसिंग आपको कितनी लगेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस से पहले सोची जाती हैं, जिसे हम प्रमोशन ऑफ वेंचर कहते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, दैट इज़ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस या हम ऐसे बोलें ऐसे बड़े एक्सपेंसेस जो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में सोचना, दैट आर द फंक्शन ऑफ प्रमोशन। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सोर्सेस। ओके, ठीक है, यहाँ पे एंड सोर्सेस नहीं आएगा। व्यावसायिक अवसर क्या है, इनकी खोज के उद्देश्य एवं सूत्र बताइए। तो हम सिंपली इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को समझ लेते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, एक तरीके का इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करना। ओके, किस वे में, जैसे हम बोल सकते हैं कलेक्ट करना या फिर उसको कंपाइल करना, इकट्ठा करना, जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को हम यूज़ कर पाएँ, है ना, उस फॉर्म में इकोनॉमिक डाटा इकट्ठा करना, जिससे जो है हमारा बिजनेस जो है एक अलग लेवल पे पहुंच पाए। दैट इज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स हम किस तरीके से उन डाटा का फ़ायदा ले सकते हैं हमारे बिजनेस को चलाने में। ओके, जब हमें ये आ जाएगा तो डेफिनेटली हम ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर पाएंगे। देन थर्ड क्वेश्चन को अगर डिस्क्राइब करें, व्हाट आर द मेन एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट।
कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में एक्चुअली बात की गई है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के बारे में। डिस्कस द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बताना है। उद्यमी, हिंदी में अगर उसको पढ़ें, उद्यमी वातावरण की बाहरी शक्तियाँ क्या है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है और उससे सम्मिलित तत्वों या घटकों को समझाइए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज इफेक्टिंग, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को या हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित कर रहा है, दैट आर एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसमें भी आपका इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, ओके, डेफिनेटली हो सकता है। देन डेमोग्राफिक हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, फिजिकल फैक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकता है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें से हम अगर बात करें एक एक करके, तो इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से प्रभावित करेगा, बाय वे ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दैट आर बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा जो डिसाइड की जाती है। तो उसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है प्रभावित करेगी आपके एंटरप्रेन्योर्स को, हमने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्क्राइब की थी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी क्या रहेगी। इस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रभावित करेगी। यदि हम बात करें डेमोग्राफिक फैक्टर के बारे में, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है ऑब्वियस सी बात है आपके एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आपके जहां आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे किस तरीके की पॉपुलेशन है और आपका प्रोडक्ट उसमें डील करता है कि नहीं करता है, दैट विल डेफिनेटली मेक अ सेंस। अगर हम बात करें पॉलिटिकल फैक्टर्स की, तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टिव है कि नहीं है, कितना आपकी हेल्प कर पा रही है आपके बिजनेस को प्रमोट करने में, दैट मीन्स आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें वो आपकी मदद कर पा रही है, ओके। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उनका जो फॉर्मुलेशन है या रेगुलेशन है उसका वो किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं आपके बिजनेस को। तो दिस आर द थिंग्स जो कि या फिर हम फिजिकल फैक्टर में जब बात करते हैं तो वहाँ पे ये आ जाएंगे कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी प्राइस क्या रहेगी, सेल्स का प्राइस क्या रहेगा, सेल प्राइस क्या रहेगी, दैट मीन्स डिमांड कितनी है उसकी। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर्स हैं, बट स्टिल ये जो है इम्पैक्ट करते हैं हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, ओके। सेकेंड यूनिट में हम फोर्थ क्वेश्चन को यदि देखें तो हमें क्या बताना है, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। एक नई औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु उठाए जाने वाले कदमों की विवेचना कीजिए, ओके। तो हमें वेरियस स्टेप्स बतानी है कि इंडस्ट्रियल यूनिट को इस्टेब्लिश करते समय कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले यदि इंडस्ट्री को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। देन कम्स मार्केट एनालिसिस, हमें मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट में डील करने वाले हैं, जिस प्रोडक्ट में डील करने वाले हैं क्या वह सोल्ड हो पाएगा, क्या उसके लिए प्रॉपर मार्केट है। दैट मीन्स हम एंटिसिपेट करेंगे हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कि हमारे कस्टमर्स कौन कौन हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने सेल्स का बताया वैसे ही हम परचेज से रिलेटेड मार्केट एनालिसिस करेंगे, है ना, कि हमें किन से जो है प्रोडक्ट खरीद कर लाना है कि खुद का बनाना है, इस तरीके से हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे। देन कम्स कमर्शियल एनालिसिस। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आप रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली अगर जो यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से रॉ मटेरियल जो है आपका कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ओके, और कितने समय में आप उसको सोल्ड कर पाएंगे। दिस ऑल थिंग्स इज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, है ना। अब हमने मार्केट एनालिसिस कर लिया, कमर्शियल एनालिसिस कर लिया, तो एक और ये बात ज़रूरी है कि हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट का हेडक्वार्टर्स कहाँ रहेंगे। तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि लोकेशन रिगार्डिंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट या बाकी की ब्रांचेस कहाँ रहेंगी, तो वो भी एक मैटर है सोचने के लिए, ओके। देन कम्स, अगर हमने लोकेशन सोच लिया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली
एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, या कितना रिक्वायरमेंट है आपको फाइनेंशियली, क्योंकि अगर फाइनेंस होगा तो ही हम रॉ मटेरियल लेकर आ पाएंगे, फाइनेंस होगा तो ही हम लेबर का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे प्रोडक्ट का। ओके, तो इस तरीके से जो है फाइनेंस का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। जब हम फाइनेंस का एनालिसिस कर लेंगे तब वहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आएंगी, जिसको आप 2 पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल का एनालिसिस और दूसरा जो है वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस। क्योंकि फाइनेंस का अरेंजमेंट पता पड़ गया कि कितना पैसा लगेगा और कहाँ कहाँ से आप रेस करेंगे आपके फंड्स। फिर फिक्स्ड कैपिटल, दैट मीन्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगी, तो उसका अरेंजमेंट कैसे क्या होगा, या कितनी एसेट्स आप खरीद पाएंगे, तो इसका एंटिसिपेशन हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल में कि जो आपको रेगुलर लेवल पे जो इजीली कन्वर्ट हो पाए कैश फॉर्म में, ऐसा कैपिटल का अरेंजमेंट जो है आप किस लेवल तक कर पाएंगे, दैट ऑल थिंग्स विल कम अंडर दिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेरियस स्टेप्स फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट 3 के क्वेश्चंस की। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इनोवेशन, डिस्कस द रूल ऑफ, यहाँ पे FF लिखा हुआ है, ऑफ हो जाएगा वो, एंटरप्रेन्योर एज इनोवेशन एंड जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इसको हिंदी में हम रीड करें, नवाचार से क्या आशय है, नवाचारक के रूप में देश की आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका की विवेचना कीजिए। ओके, तो अब हमें इनोवेशन के बारे में बताना है। तो हमने पहले के यूनिट में पढ़ा है ये चीज़ कि इनोवेशन, और आपने मैनेजरल इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ा होगा कि जो प्रोफेसर स्कम्पीटर हैं, है ना, तो उन्होंने इनोवेशन की डेफिनेशन दी है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनोवेशन से ही चलता है। उनका ऐसा मानना है कि इनोवेशन का मतलब क्या है, वो ये बोलते हैं कि इनोवेशन का मतलब है डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, दैट मीन्स नए प्रोडक्ट को लाना, ओके, इस्टेब्लिशिंग अ न्यू प्रोडक्ट, या फिर जो आपके पास प्रोडक्ट है ऑलरेडी उसको नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन उसमें इस्टेब्लिश करना। ओके, तो न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन या न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है नया लाना, न्यू मार्केट इस्टेब्लिश करना, दैट मीन्स इनोवेशन का मतलब कुछ नए तरीके से अपनी इंडस्ट्री को या अपने एंटरप्रेन्योरशिप फर्म को जो है बड़ा रूप देने की कोशिश करना, है ना। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप इनोवेशन का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, दैट मीन्स थिंग्स टू डू इन अ डिफरेंट वे। सेम चीज़ें रहती हैं लेकिन आप अलग तरीके से करते हैं, देन थिंग्स आर गोइंग इन अ ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पे आप ये करिए कि जैसे जब मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आप उसको लिखते भी जाइए, ताकि जो है जैसे ही जब आपने ये देखकर पॉइंट्स आपके पास मेंशन है और आप उसको पढ़ना चालू करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में जो है पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास क्लू भी है, पॉइंट्स भी हैं, जस्ट आपको एक बार रेफर करना है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योर बिहेवियर का मतलब क्या है, डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। ओके, इसी को ही हम हिंदी में भी पढ़ के देखते हैं। उद्यमशील व्यवहारों से क्या आशय है, उद्यमशील व्यवहारों की प्रमुख विशेषताओं या तत्वों का वर्णन कीजिए। ओके, तो अब हमें बताना है एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। नाम से ही क्लियर है कि एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर की बिलीफ ऐसी होनी चाहिए दैट ही विल डेफिनेटली अचीव समथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, दैट मीन्स उसकी बिलीफ बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए कि वो सक्सेस को अचीव कर लेगा। सेकेंडली, एंटरप्रेन्योर का ऐसा कुछ बिहेवियर होना चाहिए कि वो अपने काम के लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहे एंड हार्ड वर्किंग रहे, कि वो लंबे समय तक काम कर पाए, है ना। ये बिहेवियर या ये अप्रोच रहेगी देन डेफिनेटली उसकी एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है इट विल बी रियली सक्सेसफुल। अब जैसे इसमें एक और चीज़ दी गई है कि मेन एलिमेंट्स क्या हैं, तो अगर हम मेन एलिमेंट्स की बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर में ऐसी क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो डेफिनेटली उसको हाईली ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव थिंकर रहना पड़ेगा। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, ऑब्वियसली आप अगर बिजनेस चला रहे हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे,
बट आपकी अप्रोच जो है ऑप्टिमिस्टिक है तो आप उन हर्डल्स को ईजिली क्रॉस कर लेंगे। तो एंटरप्रेन्योर जो है हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आप लिखते जाइए, डेफिनेटली दिस पॉइंट्स विल हेल्प यू, है ना। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क बियर कर सके। ओके, तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, फोरकास्टिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वे फ्यूचर थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में मेरी सेल्स क्या हो सकती है, तो मैं उस तरीके का प्रोडक्ट लेकर आऊँ या उस तरीके का अरेंजमेंट कर पाऊँ। ओके, इसके अलावा उसके पास उसकी जो डिज़ायर है वो हमेशा यही होनी चाहिए कि हमें कुछ जो है हाई अचीव करना है, तो डिज़ायर फॉर हायर अचीवमेंट। ओके, हमेशा मोटिवेशनल रहना चाहिए कि जो भी उसकी जर्नी है टू अचीव दैट थिंग्स, डेफिनेटली मोटिवेशन तो सब में ही रहना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चीज़ों को करने के लिए। सो दिस आर ऑल द थिंग्स जो कि एक एंटरप्रेन्योर में या उसके बिहेवियर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, और उसी का ही रिजल्ट रहता है कि हमारा बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे रन करता है एंड वी आर अर्निंग अ ग्रेट प्रॉफिट। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। डिस्कस द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्टेट द एसेंशियल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन द इंडियन कंटेस्ट। ओके, और इसके अलावा उद्यमी, हिंदी में अगर उसको देखें, के सामाजिक उत्तरदायित्वों का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए तथा भारतीय संदर्भ में उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की विशेषताएं बताइए। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ है कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं देन डेफिनेटली हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी एक बड़ा पैमाना है। अगर हम सोसाइटी को क्लासीफाई करें तो सोसाइटी में आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, सोसाइटी में आ जाएगी हमारी गवर्नमेंट, सोसाइटी में आ जाएगा हमारे कस्टमर्स, सोसाइटी में आ जाएंगे हमारे शेयर होल्डर्स, सोसाइटी में आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स, और एज अ होल सबको कॉम्बिनेशन करें तो दैट विल बिकम आवर नेशन। तो डेफिनेटली इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके लिए कुछ। तो हम एक एक करके उसको देखते हैं कि जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर की अगर बात करें तो एक बिजनेसमैन की या एक एंटरप्रेन्योर की कस्टमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेल करवाए। डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेल करने के साथ साथ और क्या होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस, दैट मीन्स उससे अनफेयर प्राइसिंग नहीं की जाए, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिया जाए। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन एंटरप्रेन्योर की टूवर्ड्स द कस्टमर। वैसे ही अगर हम बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात उनको सैलरी या वेजेस जो है वो टाइमली दी जाए और एडुकेट सैलरी दी जाए। एडुकेट मतलब जो बनती है, ऐसा ना हो कि कोई एम्प्लॉय को हम कम दे रहे हैं और किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। ज़्यादा तो ठीक है बट कम हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये एक तरीके का, और उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है कहीं ना कहीं वही सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है आपका एम्पायर जो है बड़ा हो रहा है। तो उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस दी जाए या जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है एक तरीके से उनको मोटिवेट भी किया जाए ताकि वो कहीं ना कहीं आपको ही हेल्प करेंगे। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आपकी एम्प्लॉयज़ की। वैसे ही बात करें शेयर होल्डर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तो शेयर होल्डर्स को प्रॉपर डिविडेंड दिया जाए, जो उनके लिए बनता है, उनके हक की चीज़ें जो है वो उनको एडुकेटली दी जाए। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एक बिजनेसमैन की या एक एंटरप्रेन्योर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो रूल्स एंड लॉस को बहुत अच्छे से मानना, ओके, उनका प्रॉपर इस्तेमाल करना, और टैक्सेशन प्रॉपर फिल करना जो कि सबसे मस्ट है और जिसको हम टैक्स इविएट कर देते हैं कभी कभी, है ना। अभी आपने टैक्स प्लानिंग दिया होगा पेपर, जिसमें जो है आपने टैक्स इवेशन टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें कर की चोरी हो जाती है। तो हमें उन चीज़ों से बचना है, दैट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं जिसको हमने ब्रीफ में डिस्कस कर ली। अब जो है हम बात करते हैं हमारे 4th यूनिट की। यूनिट 4th में पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ठीक है, इसी को ही अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से क्या आशय है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। ओके, तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में EDP भी कहते हैं। ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ाने के लिए है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो है आपकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटी बने टुवर्ड्स बिकमिंग अ गुड एंटरप्रेन्योर, है ना। तो एक तरीके का डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है या उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का एक तरीके की ट्रेनिंग होती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब इसमें जो पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव, तो मेन क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि कम से कम एक एंटरप्रेन्योर जो है वो डिसीजंस ले सके। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो ऐसा कोई डिसीजन जब वो ट्रेनिंग करता है तो एटलीस्ट वो इतना कैपेबल इनफ हो जाए कि वह अपना गोल डिसाइड कर पाए कम से कम खुद से। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर क्रिएट कर पाए। ओके, और दूसरा अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो वो अपने कैपेबिलिटीज़ को कुछ अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगेन व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हमने डिस्कस कर दिया कि EDP क्या है। क्लियर द रिलेवेंस ऑफ EDP का हमें रिलेवेंस दैट इज इम्पोर्टेंस हमें बताना है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ओके, तो EDP का इम्पोर्टेंस क्या है ऑलरेडी हमने देख लिया, EDP क्या है। अब रिलेवेंस या इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसी चीज़ें जो एक एंटरप्रेन्योर को करने में दिक्कत हो रही है बट वो असेंशियल है फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। जैसे हम बात करें, यदि कोई बिजनेसमैन है देन ही वांट्स टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको वो चीज़ सिखाई जाती है, आपको डिसीजन कैसे लेना है वो चीज़ सिखाई जाती है, ये इसका रेलिवेंस है। इसके अलावा बात करें तो वो आपको आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, आप फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फोरकास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या चीज़ों को देखते हुए आप फोरकास्ट कर पाएंगे, है ना, आपके फाइनेंस का अरेंजमेंट कर पाएंगे। ओके, तो दिस आर ऑल द थिंग्स जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो मस्ट रिक्वायर्ड है। अब आपको एंटरप्रेन्योर बनना है बट यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू बियर रिस्क, है ना, आपके पास वो क्वालिटी नहीं है कि आप रिस्क ले सकते हो, आप तो छोटी सी चीज़ों में डर जाते हो, तो आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम में डेफिनेटली आपको रिस्क का पैमाना दिखाया जाएगा, आपको ट्रेंड किया जाएगा और उसके पीछे के रिजल्ट्स भी बताए जाएंगे ताकि उससे हमें एक मजबूती मिले। तो कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ उससे सीख के जो है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें क्वेश्चन डिफाइन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जिसको हम DIC भी कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या फीचर्स होते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DIC। ओके, हिंदी में अगर इसको हम रीड करें तो जिला उद्योग केंद्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिला उद्योग केंद्र के उद्देश्यों का भी वर्णन करना है हमें। ओके, तो DIC क्या है, एक सिंपल सा इंडस्ट्रियल सेंटर है, जैसे कि नाम से क्लियर है, दैट मीन्स इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इन मई 1978 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब इसका पर्पस क्या है, ये हेल्प करता है किनको, स्मॉल यूनिट्स को जो विलेज लेवल पे काम करती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो है DIC उनको हेल्प करता है ना, फॉर फ्रेमिंग द बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड उनको जो इश्यूज आ रहे हैं वो जो है DIC एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो उनको मदद करता है। और ये अगर हम बात करें तो ये एक पार्ट है EDP का, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो गवर्नमेंट ने क्या करा है, छोटे छोटे से यूनिट्स बना दिए गए ताकि हमें इनिशियली हेल्प मिल पाए फॉर बिकमिंग अ गुड एंटरप्रेन्योर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट का, दैट इज डिस्कस द रोल एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा ली गई हैं एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए।
ओके, उद्यमिता विकास हेतु सरकार की भूमिका एवं उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का जिसमें डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि उन्होंने इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट किया था। इंडस्ट्रीज का ई स्टेट का मतलब ये हुआ है कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया था जिसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है हेल्प आउट करती थी ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को, जिनको लोन की ज़रूरत है ना, उन पे ध्यान रखना, उनको असिस्ट करना एक तरीके से। और इसका फाइनेंस का अरेंजमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। तो इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोले गए थे। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, छोटे लेवल पे, रूरल एरिया में जहाँ फर्म्स को जो है हेल्प की जाती है, इंडस्ट्रीज़ को जो है हेल्प की जाती है। ऐसे ही सीडो है एक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन करने में या मॉनिटरिंग करने में टू द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। जो छोटे से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मदद की ज़रूरत है तो वो सीडो में जा सकते हैं। ऐसे ही नेशनल लेवल पे है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करती थी, इसका सेटअप जो है 1955 में ही हुआ था। और ये क्या करती है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो खुद की एसेट्स नहीं खरीद पाती हैं उनको एसेट्स देती थी लोन पे। जो उनका सिस्टम रहता था दैट वाज ऑन द हायर परचेज बेसिस, ताकि वो जो है छोटे छोटे अमाउंट्स में जो है अपनी एसेट्स का जो है पेमेंट कर पाएँ। ओके, एक तरीके से हम उसको बोलते थे किस्तों में। और ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप ब्यूरो बना दिए गए हैं और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी रूल्स या हम बोलें कि स्टेप्स जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। तो दिस इज़ द यूनिट 4th। अब हम आते हैं हमारे लास्ट यूनिट पे, यूनिट 5th पे, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डायरेक्टेड द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीतियों के माध्यम से औद्योगिक नियोजन एवं विकास की क्रियाओं को किस प्रकार से निर्देशित किया गया है। ओके, तो अब इसमें अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में जो है वो आई थी, जब मनमोहन सिंह जी जो है LPG पॉलिसी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या हुआ था कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था ताकि इंडस्ट्रीज जो हैं खुद के लेवल पे काम कर पाएँ और एक प्रोडक्टिव वे में काम कर पाएँ, है ना, बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो उसमें क्या हुआ था, अलग अलग शेड्यूल्स बनाए थे और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है हटाए गए थे। जैसे पहला शेड्यूल ये था उसमें कि पब्लिक सेक्टर्स के लिए पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व थी, लेकिन अब जो हो गया रेस्ट्रिक्शंस को कम करके सिर्फ 8 ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर्स के लिए ही हैं और बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर्स में भी रन कर सकती हैं। तो ऐसी कौन सी होंगी, जैसे हमने देख लिया कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, रेलवे हो गया, या फिर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ये जो है पब्लिक सेक्टर के लिए आज भी रिजर्व्ड हैं। सिर्फ 8 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अब पब्लिक सेक्टर में ही रन करेंगी, बाकी सबको जो है लिबरल कर दिया गया है। ओके, और इसी तरीके से जो है दूसरा शेड्यूल जो था वो लाइसेंसिंग को लेकर था कि लाइसेंसिंग पहले जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए असेंशियल थी, अब ऐसा कर दिया कि जो बिल्कुल ही ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, कुछ इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ही लाइसेंसिंग ज़रूरी है। दैट इज़ लगभग वो 18 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए लाइसेंसिंग ज़रूरी है और बाकी सबको छूट मिल गई है। अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो अगेन लाइसेंसिंग किसके लिए होंगी, जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में काम करती हैं या मेडिसिन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं या आर्म्ड फोर्स डिफेंस से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए लाइसेंसिंग जो है ज़रूरी है। अब इसके अलावा फॉरेन कैपिटल जो है पहले 49 था परसेंट और 40 था, फिर 49 हुआ, जिसकी लिमिट जो है अब नई इंडस्ट्री पॉलिसी में ये हो गई है कि फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट किया जा सकता है अप टू 51%। तो इस तरीके का जो जैसे कि जो नई इंडस्ट्रीज या नए स्मॉल स्केल लेवल पे इंडस्ट्रीज खुल रही हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। MRT एक्ट में जो है वो संशोधन किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन उसमें किया गया है। MRTP एक्ट क्या है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। इसमें जो है पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, अब उसको भी जो है बहुत सारी उसमें से लिमिटेशंस जो हैं हटा दी गई है। कुल मिला के ये है कि नई इंडस्ट्री पॉलिसी कुछ इस तरीके से फ्रेम की गई थी
ताकि जो इंडस्ट्री रन कर रही हैं वो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो उनसे उम्मीदें हैं कि बेहतर प्रोडक्शन आए उनसे और वो बेहतर काम कर पाए, स्मूथली रन कर पाए, वो नहीं कर पा रही थी उस प्रेशर में। तो उनको थोड़ा सा फ्री करना उन चीज़ों से, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मकसद था। और ये जो है हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में जो है आई थी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल ई स्टेट। इंडस्ट्रियल ई स्टेट क्या है? ओके, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक बस्तियों के देश में औद्योगिक विकास की में भूमिका का विवेचन कीजिए। ओके, इंडस्ट्रियल ई स्टेट हमने 4th यूनिट में भी डिस्कस किया कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है कि वो इंडस्ट्रीज़ को जो है हेल्प कर पाए। अब इंडस्ट्रियल ई स्टेट के बहुत सारे नाम हैं, हम इंडस्ट्रियल एरिया भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग लेवल हो सकती है ना। जैसे इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं, कुछ कंपनीज तो अपना खुद का वो चीज़ डेवलप करके रखती है, तो इस तरीके के इसके नाम बहुत हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उस समय 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जब जो है जनता पार्टी रूल करती थी। दैट मीन्स जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी जो यहाँ पे इस समय काम करती थी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल ई स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब ये ई स्टेट क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो ये रन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इनको असिस्ट करती हैं फाइनेंशियली, जो असिस्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, दैट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको असिस्ट करती है फाइनेंशियली, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसी इंडस्ट्रीज या यूनिट्स जिनको ज़रूरत है कुछ कंसेशनल रेट्स पे लोन देने की, या उनको ग्रांट या सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। इसके अलावा उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, या उनके लिए उनको अगर कुछ इंडस्ट्री के लिए कुछ यूनिट्स चाहिए तो वो अवेल करवाना, मशीनरी प्रोवाइड करवाना एट द कंसेशनल रेट्स, ताकि वो जो है बेहतर काम कर पाएँ। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स जो हैं वो काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें हम, तो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ रानी दुर्गावती इन स्वरोजगार योजना एंड दीनदयाल स्वरोजगार योजना। हमें 2 योजनाएं कही गई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रानी दुर्गावती स्वरोजगार एवं दीनदयाल स्वरोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं समझाइए। अब रानी दुर्गावती योजना क्या थी? ये अप्रैल 2003 में आई थी, जिसका मेन पर्पज़ ये था कि जो ST SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इसमें एज मेंशन की गई थी 18 to 35 ईयर्स, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। और वो कहाँ पे हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस, छोटा सा, ताकि उनके पास जो है एक छोटी सी इनकम जो है आना चालू हो जाए। तो ये इसका पर्पस था। और वहीं अगर हम दीनदयाल स्वरोजगार योजना की बात करें तो वहाँ पे ये पर्पस था कि लोन प्रोवाइड करना ऐसे लोगों को जो कि इंडस्ट्री या सर्विस या कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ओके, बट उनको लोन की रिक्वायरमेंट है और नहीं मिल पा रही है, तो अंडर प्रधानमंत्री योजना जो है ये दीनदयाल स्वरोजगार योजना आई थी, और इसमें जो है लोन प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे लोगों को जिनकी फैमिली इनकम जो है 40,000 पर एनम यानी सालाना उससे ज़्यादा न हो, है ना, तो उनको जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज अगर 40,000 से ज़्यादा है तो उन्हें वो लोन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो दिस इज़ दीनदयाल स्वरोजगार योजना, और इसमें भी एज जो है 18 से 40 ईयर्स, 18 से 40 साल तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट्स या फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, डिस्कस द प्रोसीजर्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू इंडस्ट्रीज बाय MPFC। ओके, मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम के उद्देश्य एवं कार्य क्या है? मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम द्वारा उद्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया समझाइए। ओके, तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या है? तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाम से ही हमें क्लियर है कि हमें हेल्प करवाते हैं कि फाइनेंस का अरेंजमेंट हो सके, डिफरेंट सेक्टर्स में हमें ये मदद कर पाते हैं। अब हुआ यूँ था कि ये मैंडेटरी हो गया था कि हर स्टेट में एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होना चाहिए। तो MP में जो है मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन MPFC का गठन हुआ इन 1955,
हैं, और इसमें जो एक्ट लागू थी, मतलब जब ये आया था बिल, दैट इज़ किस एक्ट के तहत आया था, तो 1951 की एक्ट थी, और 1955 में MPFC का गठन हो गया था। ओके, और जिसका हेडक्वार्टर जो है, क्योंकि MP के लिए काम करता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है इंदौर में है। ओके, अब ये क्या करते हैं, तो ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग क्षेत्र में। मे बी इनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, या ये सीड कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे शेयर्स में, डिबेंचर्स में आपके लिए, या एज अ गारंटियर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके का फाइनेंशियली हेल्प करना, ये जो है फाइनेंस का अरेंजमेंट कर पाना आपके लिए स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का ये नेसेसरी वर्क होता है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स हमने शॉर्ट में देख लिया, हर क्वेश्चन का क्लू देख लिया कि क्या क्या इसमें, दैट मीन्स हमें आइडिया हो गया है अब कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से लिख सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। और जो भी पॉइंट्स जो हमने डिस्क्राइब किए हैं, तो आप ऑब्वियसली उसको लिखकर या उसको आप याद रख पाएँ तो बेटर है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं शॉर्ट में ऑलरेडी एक तरीके की समरी हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं पूरे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड। ओके, स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके अलावा भी एक सीरीज़ और आएगी हमारी हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस जो हैं, उसमें यूनिट वाइज जो है आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। तो टिल देन आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, और हम उसको फिर यूनिट वाइज भी डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।